over such secret profit. So promoter को पहली बात है they are not allowed to make any secret profit. ठीक है. In case a promoter fails to make full disclosure of his dealings in profit, he can be compelled by the company to hand over such secret profit. अगर पहले तो promoters को allowed ही नहीं है disclose करना profit, in case they do it, then they are compelled, then they are forced to hand over the secret profit. Second is non-adoption of preliminary contract. If a promoter enters into a contract on behalf of the company before the company was actually incorporated, he may be held personally liable for non-adoption of those contracts by the company, provided he has purported to act as an agent. So student liabilities of promoter का क्या मतलब है? In case अगर promoter ने कोई secret profit करा है, then he'll be held liable. ठीक है. अगर प्रमोटर कोई प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ अपने बिहाफ पर, वैसे तो जो भी ट्रांजैक्शन प्रमोटर करेगा वो कंपनी के बिहाफ पर होंगी, बट इन केस he does on his behalf, then also he will be held liable. फ्रॉड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी के इनिशियल स्टेज पर कोई भी फ्रॉड होता है, देन ऑल्सो इसके सारे लाइबिलिटी प्रमोटर पर है, he'll be held liable. ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस. अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू हुआ एंड उसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओमिट हो गई, forgot to mention, तो उस केस में इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ फैक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर मिस कर देता है लिखना, द प्रमोटर शैल बी लायबल टू बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 3 years. 3 years की imprisonment है and fine of ₹50,000 to 3 lakh. So both the cases. अगर कोई भी omission of fact होता है तो इस केस में फाइन भी होगा and imprisonment भी है. मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस. अगर प्रोस्पेक्टस में मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनट्रू स्टेटमेंट्स हैं, सी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको मिसरिप्रेजेंट करा गया, देन ऑल्सो प्रमोटर शैल बी लायबल. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अब प्रमोटर के बारे में धीरे धीरे समझ आ रहा होगा दैट प्रमोटर की क्या ड्यूटीज हैं, प्रमोटर के क्या फंक्शंस हैं, एंड प्रमोटर किस किस केस में लायबल है, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर. So our next topic is remuneration to promoter. अब students जब promoter कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले इतने सारे टास्क करता है, इतने सारी ड्यूटीज करता है, so promoter को भी तो कुछ मिलना चाहिए. what amount he deserves, promoter का क्या remuneration है, promoter की क्या salary है, तो इसके रिगार्डिंग हमें बताया that the promoter may be remunerated in any of the following ways. अब promoter का जो remuneration है, salary है, उसको हम below 3 forms में दे सकते हैं. Number 1, promoter may sell his own asset to the company at a profit for cash or shares in the company. अब promoter के पास एक option है कि वो अपने assets company को sale कर सकता है. जैसे for example, I am the promoter of a company. मैं एक कंपनी बना रही हूँ जिसकी मैं प्रमोटर हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कंपनी की न्यू शेयर होल्डिंग ले सकती हूँ. कैसे? बाय सेलिंग माय ओन एसेट्स. मैं अगर मेरे पास लैंड है, दैट आई हैव वन ऑफिस, मैं अपने ऑफिस को सेल कर देती हूँ कंपनी ऑफिस के लिए, देन इन रिटर्न मैं कंपनी से कैश और शेयर्स ले सकती हूँ. सेकेंड, he may be given commission on the purchase price of the business taken over by the company. जैसे अगर एक कंपनी ने एक न्यू बिजनेस परचेज करा है या टेक ओवर करा है, then he should get a commission. He can get a commission on that. Third, he may be guaranteed a lump sum as remuneration either in cash or in shares or debentures. So एक lump sum amount भी fix कर सकते हैं that अगर आप प्रमोटर हो कंपनी के तो आपको इतना remuneration कैश में लेना चाहते हो, कैश में, शेयर्स में या डिबेंचर्स में ले सकते हो. So students, this was all about promoter. So ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमने promoter के बारे में पढ़ा. The next topic that we are going to start is incorporation. This is the stage 2. अभी तक हमने stage 1 पढ़ा कि
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हमने पढ़ा दैट देयर आर टू स्टेजेस, दो स्टेजेस होती हैं. नंबर वन थी हमारी प्रमोशन, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया. नाउ द सेकंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का स्टूडेंट्स मीनिंग है दैट अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको हम आरओसी भी बोलते हैं. इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग है दैट आपकी कंपनी अब एग्जिस्ट करती है लीगली एज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी. Incorporation brings a company into existence as a separate corporate entity. तो जब हम कहते हैं कंपनी incorporate हो गई तो मतलब it is now in existence as a separate corporate entity. वो अब registered हो चुकी है, वो कंपनी की अपनी existence है. Right? So as per section 3 subsection 1, a company may be formed for any lawful persons. So company के लिए हमें पता है 7 or more persons चाहिए हमें public company में, 2 persons चाहिए minimum 2 or more, 7 or more for public, 2 or more for private, and 1 person company कब होती है जब हम OPC बनाते हैं. So in that case हमें 1 person member चाहिए होता है. तो lawfully these are the requirements company form करने के लिए, that we know कि private के लिए minimum 2, public के लिए 7, and OPC के लिए 1 person company के लिए only 1 person is required. राइट. सो अब हम देखते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन. जब हम कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं. Number one step is a company cannot be registered with name which is considered to be undesirable in the opinion of the central government. So पहला स्टेप है कि आपकी कंपनी का जो नेम होता है, the name of your company जो आप डिसाइड करते हो, वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. दैट इट शुड नॉट बी कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, जो उनको ठीक ना लगे. द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद एनी अदर कंपनी. और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी विद द नेम रिलायंस, ताकि जो आपके पब्लिक है उनके माइंड में कंफ्यूजन ना हो. सो योर नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल. सेम नाम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी के साथ का. राइट. द सेकंड प्रिलिमिनरी फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेप्स टॉक अबाउट कि आपका जो नेम होना चाहिए वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और identical with or resemble to nearly to the name of an existing company. जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है रिलायंस इज अ कंपनी, सो रिलायंस कंपनी आप अपना फॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये जो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है. Second preliminary step is that you have to pay a fee of rupees 500 to be paid alongside, and the digital signature of the applicant proposing the company has to be attached. जब भी आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो आपको 500 रुपीज की फी पे करनी है, एंड डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आपको अटैच करना है. Third step is the name approval will be reserved by the registrar for a period of 20 days from name approval. So जब भी आप अपने नेम सजेस्ट करते हो कंपनी के लिए, तो वो रजिस्ट्रार के पास 20 डेज के लिए होता है फॉर अप्रूवल टाइम. तो उस आपका जो कंपनी नेम है उसका अप्रूवल टाइम है 20 डेज. Fourth, before promoter begin the incorporation of the company, they have to appoint CA lawyers to help them in preparing various documents. So देखो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी अब लीगल एग्जिस्टेंस में है. सो एट दिस स्टेज प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि वो लॉयर भी अपॉइंट करे, चार्टेड अकाउंटेंट भी अपॉइंट करे, बिकॉज ये जैसे आपने पढ़ा था प्रमोटर कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज. सो ये एक्सपर्टीज ही है. अब जितनी भी अकाउंटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रमोटर नहीं कर सकता. ही नीड एक्सपर्टीज इन दैट, एंड फॉर दैट ही कैन हायर अ सीए लॉयर फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स. So next fifth step is arrange for drafting of the memorandum and article of association by solicitor. Solicitor is again a lawyer. So fifth step कहता है कि आपको अपना कंपनी का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है. यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर, vetting of the same by ROC and printing the same.
सो फिफ्थ प्रिलिमिनरी स्टेप होता है कि आप अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उनको ड्राफ्ट करो एंड उनको प्रिंट करो, right? The MOA and article must be signed by at least 7 subscribers, 2 in case of private company, along with address, description, occupation, if any, in the presence of at least one witness. तो जो भी कंपनी का हमारा जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट हो चुका है, इट शुड बी साइंड विद एट लीस्ट 7 सब्सक्राइबर. अगर पब्लिक कंपनी है तो 7, 2 है तो प्राइवेट कंपनी में साइन होना चाहिए, along with the address, description, occupation, in the presence of at least one witness. आई थिंक अब स्टूडेंट्स आपको इनकॉर्पोरेशन के 5 स्टेप्स क्लियर हो गए. नंबर 1 टॉक्स अबाउट कि जो कंपनी का नेम है वो डिजायरेबल होना चाहिए. आपको 500 रुपीज फी पे करनी है और डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है. थर्ड पॉइंट इज दैट आपका जो नेम का अप्रूवल टाइम है उसके लिए 20 डेज का पीरियड है, टाइम पीरियड. फोर्थ पॉइंट इज दैट आपको यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सीए एंड लॉयर्स फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स. Fifth point is that your MOA should be drafted and article of association both should be drafted and printed. Now applying to the registrar of companies. तो अभी हमने प्रिलिमिनरी स्टेप्स में पढ़ा कि हम आरओसी के पास जाते हैं नेम अप्रूवल के लिए. सो डिटेल में पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जब हम उनके पास जाते हैं. Registrar of companies के लिए after having done the preliminary work, the promoters are required to make an application to the registrar of the state in which company's registered office will be situated. So जब आपने promoter ने preliminary काम सारा कर लिया, then उनकी क्या ड्यूटी है that वो जाएंगे जो भी हर लोकेशन पे, हर लोकेशन का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस होता है. जहाँ पर भी वो सिचुएटेड है प्रमोटर जाएंगे. प्रमोटर वहां पर अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए वो लेकर जाएंगे, जिसमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. नंबर 1 द MOA, and MOA means memorandum of association and article of association is AOA. The MOA and AOA has to be duly signed by all the subscribers to the memorandum in such a manner. So आपका AOA and MOA signed होना चाहिए. B, a declaration in the prescribed form by an advocate, chartered accountant, cost accountant, or a company secretary in practice who is engaged in the formation of the company by a person named in the articles. सो इसका मतलब है कि नंबर 1 स्टेप कि आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आपको साइन करवाना है बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स. सेकंड, एक डेक्लेरेशन लेनी है. किन से लेनी है? एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से. इनसे एक डेक्लेरेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बाय द सीए, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कंपनी में आपने एक्सपर्टीज हायर करी है. Third, a declaration from each of the subscriber to the memorandum and from person named as the first director. So एक declaration आपको हर subscriber से लेनी है and जो भी company के first directors हैं उनसे लेनी है. So declaration होता क्या है? इसका purpose होता है कि आप उनसे written में ले रहे हो that if there is any fraud or if there is any misrepresentation, there is any omission, they will be held liable. Next, the address for correspondence till its registered office is established. जब तक कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं होता, जब आप जा रहे हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास तो उनको आप एड्रेस की डिटेल दोगे कि कम्युनिकेशन के लिए वो किसको कांटेक्ट करें. नेक्स्ट, the particulars of name including surname, family name, residential address, nationality and such other particulars of every subscriber to the memorandum. So आपको रजिस्ट्रार के पास आप जब जाते हो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं उनका आईडी प्रूफ, उनका फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होती है while registering your company with registrar of companies.
particulars of the person mentioned in the articles as the first directors of the company, their name, including the surname or family name, the director identification number. So जो भी companies के director हैं उनको एक दिन बोलते हैं हम इसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है। ये कैसे अलॉट होता है, इसके लिए भी एक फॉर्म होता है, इसका भी एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का जिसको फॉलो करते हैं। सो देन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव देयर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। ये भी सबमिट करना होता है टू द आरओसी, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। G point, the particulars of the interest of the person mentioned in the articles as the first directors of the company in other firms or bodies corporate, along with their consent to act as directors of the company in such a manner and may be prescribed. So जो भी company के directors हैं उनको भी एक फॉर्म में declaration मेंशन करनी होती है और सबमिट करना होता है दैट दे विल एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ये जितने भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी, ये जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, ये हमें किसको सबमिट करना होता है, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब हम अप्लाई करते हैं कंपनी को